हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचडी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शाखा प्रैक्टिस सेट नंबर 68 हल करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 13 होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वीडियो में सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 68। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि टीएसटी पीएचडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म अब भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली समय रहते उसको फिलअप कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है, साइट स्लो होने लगती है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं। तो आप समय रहते अपने फॉर्म को सक्सेसफुली भर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है आपके गार्नर महोदय का है। किसका है? गार्नर महोदय का है। देखिए, गार्नर से संबंधित राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण उनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि गार्नर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ देता है। तो इनसे संबंधित जो भी इनके जो कथन है उसे आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो राज्य की उत्पत्ति की जो सर्वमान्य जो परिभाषा है गार्नर की है, उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सेवाइन के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसके अनुसार है? तो ऐसा आपके मैकियावेली महोदय के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? मैकियावेली महोदय के अनुसार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में से किसे अहस्तक्षेप की नीति सिद्धांत भी कहा जाता है? अहस्तक्षेप की जो नीति है, इन चारों में से किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाद। ठीक है, आपका जो व्यक्तिवाद है इसे ही अहस्तक्षेप की नीति सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? आपके व्यक्तिवाद को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा यह कथन है। तो यह कथन जो है आपके लॉक महोदय का है। किसका है? लॉक महोदय का है। तो आपका ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सर्वहारा का अधिनायक तत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है, यह किसने कहा था? प्रश्न कह रहा है कि सर्वहारा का अधिनायक तत्व, सर्वप्रथम अधिनायकत्व है, मार्क्स के सिद्धांत का सार है, यह किसने कहा है? तो यह आपके लेनिन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? लेनिन महोदय ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट इसका आंसर हो जाएगा, लेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा जो है कि मार्क्सवाद का सिद्धांत नहीं है? तो वह आपका जो ऑप्शन बी कह रहा है, स्व अनुभूति का सिद्धांत, यह आपके मार्क्सवादियों का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये आपके मार्क्सवादियों का सिद्धांत है। और जो बी कह रहा है स्व अनुभूति का सिद्धांत, यह मार्क्सवादी का सिद्धांत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, उदारवाद का प्रतिवाद है। उदारवाद का प्रतिवाद क्या है? तो उदारवाद का प्रतिवाद का मतलब विपरीत। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन देखिए इसमें 2 दिख रहा होगा, न उदारवाद, और बी दिया है गांधीवाद। 2 ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे। तो दूसरा आपका ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है आपका समाजवाद, और चौथा दिया है आदर्शवाद, जिसे प्रत्यय
वाद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स उदारवाद का जो प्रतिवाद होता है वह आपका समाजवाद होता है। क्या होता है? समाजवाद होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वह क्या है? तो वह आपका क्या है? वह संसदीय संप्रभुता है, ठीक है। क्या है? संसदीय संप्रभुता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न करें, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ था आधुनिक दल व्यवस्था का सबसे पहले उसका उद्भव? तो फ्रेंड्स यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि थोड़ा सा प्रश्न जो है आपको कठिन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन प्रश्नों का लेवल आपके टीजीटी पीएचडी एग्जाम के अकॉर्डिंग है, तो प्रश्न थोड़े से आपको डीप जरूर देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आनुपातिक समानता सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले आपके अरस्तु महोदय ने किया था। किसने? किसने? अरस्तु महोदय, ठीक है। यह कौन से विचारक चिंतक थे? ये आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं। कौन? अरस्तु, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक था, ठीक है। संप्रभुता का जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो उसके प्रतिपादक आपके जॉन ऑस्टिन है। कौन है? जॉन ऑस्टिन है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो उसे जरूर से कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर स्पष्टीकरण दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, वो प्रश्न 11 नंबर का रिपीट हो गया है, आइए इसको स्किप कर देते हैं और आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की वकालत की, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की वकालत किसके लिए की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने आपके स्वतंत्रता के लिए शक्ति के पृथक्करण की वकालत की थी। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है, ठीक है, वर्तमान कह सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है। तो आधुनिक अर्थों में जो न्याय है उससे उससे क्या आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं, उसका अभिप्राय क्या होगा? तो उसका जो अभिप्राय होगा फ्रेंड्स, देखिए पहला कह दिया कानून का पालन, तो ये भी होता है आधुनिक अर्थों में, ठीक है। तो हमारा ये हमारा राइट आंसर हो गया। बी क्या कह रहा है? स्वतंत्रता और समानता का सम्मान, तो ये भी होता है, ठीक है, न्याय से संबंधित। और सी कह रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को लागू किया जाना, तो ये भी होता है। इस हिसाब से हमारे तीनों ही हो गए, तो जो जिसमें हमारा उपयुक्त तीनों होगा या सभी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय संघवाद का बल है, भारतीय संघवाद का बल, ठीक है, किस पर है? तो भारतीय संघवाद का जो बल होता है राष्ट्र की एकता पर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? राष्ट्र की एकता पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र की एकता पर। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसा आपके जो सॉरी फ्रेंड्स आपके ए आर लॉवेल है, ठीक है। कौन है? ए आर लॉवेल। ऐसा उन्होंने कहा था कि विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे और क्या करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे, ऐसा ए आर एल लॉवेल जी का, ठीक है, मत था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली, ठीक है। अच्छे शासन की अवधारणा जो थी उसको सबसे ज़्यादा बल कब मिला था, ठीक है, किस पर मिला था? तो यह जो अवधारणा पर बल मिला था यह आपके शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, ठीक है, उसके तुरंत बाद जो अच्छा शासन था उसकी अवधारणा जो थी उसकी प्रमुखता पर बल दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध की समाप्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है
वह है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में बात हो रही है कि उनके जो संघवाद में जिस बिंदु पर क्या होती है, समान, ठीक है, समानता पाई जाती है, ठीक है, सिमिलरिटी पाई जाती है, वह कौन सा इसमें से बिंदु है? तो वह बिंदु देखिए जो डी है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना। यह आपके भारतीय और अमेरिकी जो संघवाद है उसके उन दोनों में क्या होती है, क्या होती है, यह समानता पाई जाती है, ठीक है। क्या समानता पाई जाती है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना, यही भारत और अमेरिका के संघवाद में, ठीक है, समानता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए 18 कह रहा है, सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संवैधानिक शासन का सबसे पहले जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपके जॉन लॉक महोदय ने किया था। किसने? जॉन लॉक ने किया था। तो यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न देखिए। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में विभेद विकसित किया है? तो किसने विभेद विकसित किया है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में? तो यह आपके जो एबी डायसी महोदय हैं, इन्होंने क्या किया है, विभेद ने प्रस्तुत किया है किसमें? वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा, एबी डायसी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट करा देना चाहता हूँ, कठिन से कठिन प्रश्नों को, इजी से इजी प्रश्नों को, ताकि ऐसे कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी होगा, हॉब्स, ठीक है। क्या होगा? बी होगा, हॉब्स। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनैतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए पूर्व शर्त मानने वाले हैं, ठीक है। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें भी ऑस्टिन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑस्टिन राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन आपके जॉन लॉक ने किया था। किसने? जॉन लॉक ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है? अराजकतावाद की बात हो रही है, कौन सा कथन चारों में से संबंधित है? तो यह जो कथन है फ्रेंड्स, आपका जो बी कह रहा है कि राज एक अनावश्यक बुराई है, यही क्या है? अराजकतावाद से संबंधित है। ये बहुत इजी प्रश्न था आपके, ठीक है, थिंक के ऊपर था, तो इसे आप, ठीक है, गेस करके भी इसका आंसर लगा सकते थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज एक अनावश्यक बुराई है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, भारत को क्रियाशील अराजकता किसने वर्णित किया? ठीक है, भारत को किसने क्या कहा है कि क्रियाशील अराजकता, ठीक है, किसने इसका वर्णन किया है? तो इसका जो वर्णन किया है आपके डब्ल्यू चर्चिल ने किया है। किसने? चर्चिल ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू चर्चिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रूसों के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा, ग्रीन, ठीक है। कौन सा? बी, यानी कि ग्रीन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 25 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती? बहुत ही अच्छा देखिए का विचार है। तो यह विचार देखिए क्या है कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है आपके बेंथम महोदय का है, ठीक है। बेंथम महोदय, देखिए बेंथम ने भी बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इनसे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो बेंथम महोदय को भी आप लोग ज़रूर से आप अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स में से इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए।
तो जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन था उसका सही क्रम आपको बताना है इन चारों में से। तो इसका देखिए जो सही क्रम होगा आपका प्राकृतिक अवस्था, फिर इसके बाद अनुबंध, फिर इसके बाद नागरिक समाज, इसके बाद तब नैसर्गिक अधिकार आता है जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। सामान्य संकल्प की अवधारणा, ठीक है, जो सामान्य संकल्प की अवधारणा है यह किसकी है? तो यह अवधारणा आपके किसकी नहीं, किस प्रकार की है? तो यह जो अवधारणा है ये आपकी गुणात्मक अवधारणा, ठीक है, किस प्रकार की? गुणात्मक। तो आप गुणात्मक कह सकते हैं, धनात्मक कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक अवधारणा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 देखिए कह रहा है निम्नलिखित वैचारिक अभिविन्यासों में से किसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र प्रबल रूप से सीमांकित हुए? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 29 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सी, जो कह रहा है नारी अधिकारवाद, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर के प्रश्न का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि सामाजिक संविधा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है? सामाजिक संविधा के जो सिद्धांत इन चारों में से क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी है। क्या है? सी क्या है? सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन सी 30 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित मूल पाठों में से किसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मूल पाठों में से किसमें द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 31 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा देखिए ऑप्शन ए होगा, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन, ठीक है। यानी कि ये पुस्तक है और यह आपकी लेनिन की है। तो इसी पुस्तक में लेनिन महोदय ने क्या किया है? द्वंद्वात्मक पद्धति की संकल्पना की परीक्षा, ठीक है, की गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर का प्रश्न होगा। तो आइए 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है हमारा राजनीति राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, ठीक है, प्रश्न कह रहा है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, ठीक है, क्या किया था? तो यह देखिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजनीति, ठीक है। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया? राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया था। क्या किया था? राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया था। किसने? राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है, ठीक है, यह। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है लोकतंत्र को शक्ति के व्यापक वितरण के तरीके के रूप में समझना और इतद द्वारा कुछ हाथों में इसका संकेंद्रण हो जाने को रोकना कहलाता है, ठीक है। प्रश्न देखो समझ लीजिए पहले। प्रश्न देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र को शक्ति के व्यापक वितरण के तरीके के रूप में समझना और यतत द्वारा कुछ हाथों में इसका संकेंद्रण हो जाने को रोकना कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो वह बहुलवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलवादी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुलवादी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन देखिए ए दिया है आपका, विधानमंडल के कार्य में विधानमंडलों का ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना, ठीक है। तो क्या यह होगा सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक? तो नहीं, ये तो हमारा रॉन्ग है, ठीक है। आइए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन देखिए कह रहा है अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में प्रतिनिधियों का सक्रिय भाग लेना। तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी हमारा गलत हो गया। सी कह रहा अभिशासन में नागरिकों का ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना। तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक राजनीतिक फ्रेंड उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है, यानी कि विधि नहीं है?
तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा जो दबाव समूह होता है यह राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति या विधि नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी दबाव समूह। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, ये कूट संबंधी प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है, प्रश्न क्या क्या रहा है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए हैं। तो पहला कथन देखिए क्या है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। 36, तो देखिए इसके पास 36 नंबर का देखिए हमारा ऑप्शन क्या दिया है और इसके अकॉर्डिंग प्रश्न क्या करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इन दो कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए दोनों कथन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो दोनों कथनों में से देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहले यदि कथन को हम देखते हैं तो दोनों ही कथन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो कौन सा हमारा राइट होगा इसमें, ऑप्शन में डी होगा। ठीक है, डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, यानी दोनों ही हमारे गलत हो जा रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स आप लोग समझिए कि पॉलिटी से बहुत इजी प्रश्न आ जाएगा कि संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, पूरी तरह से कब लागू हुआ, और संविधान की पहली बैठक कब हुई। ये तो आपके जो प्रश्न है बहुत दो चार प्रश्न ऐसे मिलेंगे, लेकिन बाकी जो प्रश्न होंगे वे आपके सिलेक्शन को, ठीक है, सुनिश्चित करेंगे कि आप उन प्रश्नों को सही करते हैं कि नहीं। इजी प्रश्न तो सबके लिए होंगे, लेकिन जो डीप प्रश्न होंगे उन्हें आप सही करेंगे, तभी आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा था फ्रेंड, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यह इजी प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1935। ठीक है, जो भारत का संघीय न्यायालय था यह आपको 1935 में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स वर्तमान की बात हो रही है उच्च न्यायालय के, तो ये हो सकता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको आंसर अभी वर्तमान में अब गूगल सर्च करेंगे तो आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, क्या हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है इन चारों में से जो कि क्या है, समानता से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं, इजी प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न। तो वह कौन सा समानता है, तो सबसे पहले ही हमारा आता है क्या, ठीक है, क्या आता है, स्वतंत्रता आता है, फिर समानता आता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, समानता हमारा पहले क्या आता है, स्वतंत्रता नहीं आता है। थोड़ा सा हम इस पे रॉन्ग बोल दिए हैं, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले हमारा समानता आता है, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा यह 14 से, ठीक है, 14 से जो 18 है, अनुच्छेद 14 से 18, इसमें हमारे समानता की बात की गई है। और जो स्वतंत्रता है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद आपके 19 से 22 में, ठीक है, और क्या है, स्वतंत्रता आपके 19 से 22 और समानता है आपके 14 से, ठीक है, 18। ठीक है, तो आपका जो अनुच्छेद 14 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं, यानी कि जो आपके 6 मूल अधिकार हैं, पहले आपके कितने अधिकार थे, आपके 7 थे। ठीक है, लेकिन आपके जो 44वां संशोधन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, 44वां, तो फ्रेंड्स 44वां संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसके कारण हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जो 6 मूल अधिकारों में से नहीं, यानी कि कौन कौन से नहीं। तो पहला देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है समानता अधिकार, तो ये तो है।
और बी कह रहा है विरोध का अधिकार। तो विरोध का अधिकार कहाँ है फ्रेंड्स? विरोध का अधिकार नहीं, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार ये नहीं है आपके 6 मूल अधिकारों में से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास देख लेते हैं, दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, दो ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, सही नहीं है। तो ये हमारा तो सही है, ठीक है, सही है, ये हमारा सही है। बी क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हेतु 29 अनुच्छेद 29। तो ये भी सही है, ठीक है। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, उसे आपको ढूंढना है। तो दोनों ही हमारे राइट हो जा रहे हैं। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं दो ऑप्शन में क्या हमारा सही होगा। दूसरा देखिए दिया है संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक क्या क्या है, संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण संरक्षण अनुच्छेद 32। तो ये भी हमारा देखिए क्या है, सही सुमेलित है। और डी क्या दिया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो यही आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं है। तो हमारा ये गलत हो रहा है, तो यानी कि आपको गलत ही चुनना था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब भेदभाव की बात, ठीक है, ये समझ जाइएगा आप लोग। तो कई बार मैंने बताया है कि भेदभाव संबंधी जो अस्पृश्यता होती है, ये आपके अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 आर्टिकल, ठीक है, 17, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नांकित में से कौन है? ठीक है, यानी जो आपके मूल अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, उसका संरक्षण, ठीक है, उसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपके जो न्यायपालिका होती है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न करें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यह प्रश्न देखिए मैंने जूनियर के जो सुपर टेट होने वाला उसमें मैंने इस प्रश्न को कराया था। थोड़ा सा दूसरे टाइप हो सकता है प्रश्न देखने को मिले, लेकिन प्रश्न यही कह रहा था कि संविधान की आत्मा से ही संबंधित था। तो लोग क्या समझ रहे थे, उसमें प्रस्तावना दिया हुआ था, तो प्रस्तावना को सही मान रहे थे, जो कि यह गलत होगा। आपको यदि आप इसे टिक करके आते हो तो ये गलत होगा। मैंने कई बार कहा है कि ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आपका संवैधानिक उपचारों की बात रहेगी उसी को आप लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी देखिए इसमें दिया है। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार। 44 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संसद में शून्यकाल का समय है। शून्यकाल, देखिए शून्यकाल का समय कब होता है? तो शून्यकाल का जो समय होता है आपका जो 12 बजता है, ठीक है, दोपहर के 12 बजते हैं और 1 बजे, 12 और 1 बजे के जो बीच का समय होता है वही आपका शून्यकाल होता है। तो ऑप्शन डी देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपको कूट संबंधी प्रश्न आ गया, ठीक है, आपको ये कथन संबंधी दिया है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, ठीक है, प्रश्न नंबर 46, ठीक है, प्रश्न नंबर 46 के आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नहीं, दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए क्या पहला कह रहा था कि राज्यसभा सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह तो आपका गलत हो गया, ठीक है, आपका क्या पूछा था, आपका विचार करना था, ठीक है, कौन सा सही पूछा था, तो ये पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या करा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल राइट, यहाँ तक तो सही हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, उनको उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये राइट है, ठीक है। तो इसमें हमारा दूसरा राइट हो जा रहा है, पहला गलत हो जा रहा है। तो जिस देखिए केवल दो, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 47 नंबर का प्रश्न, इसका देखिए आपको दिया अध्यक्षात्मक सरकार, तो यह आपके ठीक है ये उसकी विशेषता नहीं है। तो हमारी ये अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता किस स्टेट में किस देश में पाई जाती है? तो आपकी यूएसए में पाई जाती है। कहाँ पे? यूएसए में पाई जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है ये हमारे भारतीय संविधान में इसकी विशेषता नहीं है। बाकी संसदात्मक सरकार होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संघात्मक सरकारें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 देखिए, इसके ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, भारत, प्रश्न को याद कर लीजिए। प्रश्न कह रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत कोई विधेयक, धन विधेयक है, उसे प्रस्तुत कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है देखिए आपके पास, राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा में, और डी कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 48। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि धन विधेयक है तो आपको लोकसभा में, ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में, ये आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये भी देखिए आपको कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, कौन सा सही बताना है। पहला कथन दिया है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक लैप्स हो जाती है। तो ये तो आपका गलत है, पहला आपका रॉन्ग हो चुका है, तो पहले को आप गलत मार लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर विपगत नहीं होगा। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है आपका। तो मेरा मतलब कि एक गलत हो गया, दूसरा राइट हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? केवल दो, केवल दो, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिक्स से संबंधित। तो प्रश्न कह रहा है कि इन चारों में से कौन से संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो देख लीजिए, आपका लोक लेखा समिति अस्थाई, ठीक है, क्या है? समिति है, आकलन समिति भी है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। लेकिन सी जो कह रहा है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, ये उसकी संसद की स्थायी समिति नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, कहाँ, किससे प्राप्त है, यही बताना है आपको। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, जो संघीय क्षेत्र होते हैं उनका प्रतिनिधित्व आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है संविधान द्वारा, सॉरी फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। इजी प्रश्न, अंगीकृत किया गया था, लागू की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, अंगीकृत की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। आपको कंफ्यूज करने के लिए 26 जनवरी 1950 भी दे सकता है, लेकिन आप 26 नवंबर 1949, ठीक है, टिक करेंगे। इजी प्रश्न था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट्स समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कहाँ पर की जाती है फ्रेंड्स? तो यह जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है आपके लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है लोक लेखा समिति की, सॉरी फ्रेंड्स रिपीट हो गया प्रश्न नंबर 53, इसको स्किप करते हैं। 54 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बिना संसद का सदस्य, ठीक है, यानी संसद का सदस्य नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। कब तक रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। कब तक रह सकता है, ये आपको बताना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 6 महीने तक, कितने? 6 मंथ तक होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? बहुत ही, जैसा कि मैंने पहले इसका चर्चा कर दिया है, तो आपका संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 1978 में और 44वां संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
42वां संशोधन जो अधिनियम आया था 1976, इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि कौन कौन से शब्द थे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और ठीक है, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 55 का कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो देखिए सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि सूची 1 में आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची 2 में आपको दिया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला हमारा ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड्स, क्या आता है, तो भारत का महान्यायवादी आता है, ठीक है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आपका भारत का महान्यायवादी आता है, यानी कि ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दिया अनुच्छेद 148 दिया था। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आपका भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसका वर्णन किया गया है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो रहा है इस हिसाब से, तो ए में हमारा देखिए 3 नंबर हो रहा है और बी में हमारा 1 नंबर हो, इसे लिखते चलते हैं। फिर इसके बाद यह है अनुच्छेद 75(1), ठीक है, अनुच्छेद 75(1). तो अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत जो कैबिनेट, ठीक है, मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति की बात होती है, ठीक है। तो वो हमारा इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 3 1 4 तक हम लोग पहुँच गए हैं, बचा हमारा 1, यानी कि अनुच्छेद 131। तो इसे आप लोग वैसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, तो आपका इसमें 2 हो चला जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किस में है, 3 1 4 2 आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो कौन सी है, ठीक है, जो चौथी अनुसूची है, इसमें किसका विवेचन उसका किया गया है चौथी अनुसूची के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन है होते हैं, उसका विवेचन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न करें, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ठीक है। डी हमारा नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ये भी याद रखिए, देखिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ही क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्या होती है, आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 108। इसमें भी देखिए एक प्रश्न बन जाएगा। तो आहूत की जाती है किसके द्वारा, तो बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको तो आना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। देखिए ये तो आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर होता है, वो करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 58 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। आंग्ल, ठीक है, आंग्ल भारतीयों के लिए बात हो रही है। तो आंग्ल भारतीयों के लिए आपके अनुच्छेद 331 द्वारा, ठीक है, प्रावधान इसका किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न, हम लोग बस खत्म करने ही वाले हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 60 पे प्रश्न नंबर 60 पहुंच चुके हैं। 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था। 1990 की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो कभी कभी आपको पीछे बैक जाके भी कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना का उद्देश्य, ठीक है, क्या उद्देश्य था, यही आपको बताना है। तो यह उद्देश्य जो था फ्रेंड्स, जो बी कह रहा है, संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना, यही, ठीक है, 1990 में जो अंतर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी, ये उसका उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो सामाजिक अभियांत्रिक जो सिद्धांत था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो यह जो सिद्धांत था, यह आपके कार्ल जे पापर, ठीक है, कार्ल जे पापर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सुधारवादी तथा क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य समर्थक कार्ल पॉपर हैं, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक, देखिए इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द ओपन सोसाइटी एवं इट्स, ठीक है, एनिमीज में सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस पुस्तक में किया था ये नोट कर लीजिए। द ओपन सोसाइटी एवं, ठीक है, एंड कर सकते हैं, इट्स एनिमीज, ठीक है। कौन सी पुस्तक, एक बार फिर से देखिए, द ओपन सोसाइटी एवं इट्स एनिमीज। तो हमारे प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी कार्ल जे पॉपर। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया। दल विहीन लोकतंत्र की बात हो रही है। दो ऑप्शन आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, अगले ऑप्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑप्शन देखिए दो दिए हैं आपको, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों ही नहीं थे, ठीक है, दोनों ही नहीं थे। आइए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हमारे कौन कौन है। और नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे दिए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, तो यह आपके नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्या, नहीं हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गए। और डी दिया है जयप्रकाश नारायण, तो यही हमारे हैं, ठीक है। कौन है, जयप्रकाश नारायण। देखिए दल विहीन ही लोकतंत्र का विचार सर्वदर्शन धारा के समर्थक का है, ठीक है। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने इसे क्या किया था, लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। कब बनाया था जयप्रकाश नारायण, तो 1975 में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और ये आखिरी प्रश्न होगा। आखिरी प्रश्न देखिए क्या है हमारा। आखिरी प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है, तो किसके आधार पर, तो यह आपके धर्म अथवा भाषा के आधार पर, ठीक है। किसी समुदाय को आप अल्पमत समुदाय में घोषित कर सकते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, धर्म अथवा भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके टीएसटी में आपके 63 प्रश्न आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि किसी प्रश्न पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।